जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जो मेरा सेशन है, इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स के जो 50 MCQ है, ठीक है ना, जो आपको क्या है कि 12th बोर्ड एग्जाम जो है 2024 उसके लिए क्या है कि आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये जो आपको एनालिसिस होगी MCQ का, ठीक है ना, यह आपको क्या है कि आर्ट्स और साथ साथ क्या है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी क्या है कि आपको बेहद उपयोगी है। और ये जो 50 MCQ है साथियों, ये सभी के सभी जो है वो आपको जो रखे गए हैं वो आपको यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उससे रखे गए हैं, ठीक है ना, जिसमें उसके जो है प्रारंभिक जो 3 चैप्टर है उसमें से जो सिलेक्टेड इसका MCQ है उसको हम यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और सारे जो एनालिसिस है उसको हम लोग बढ़िया से देखेंगे। तो देखिए, तो साथियों, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो चलिए देखिए, आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे वहां से भी प्रश्न आए ही नहीं है। चलिए आइए देखिए अब क्या कर रहा है। साथियों, पहला प्रश्न कर रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आपको क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें पूछा जा रहा है कि आपको क्या सम्मिलित जो है वो आपको होते हैं। तो साथियों, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसमें जो है आपको क्या शामिल होता है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, क्या है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, और डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसमें क्या होते हैं कि आपको सभी चीज जो होते हैं वो आपको शामिल होते हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह आपको जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं, दूसरा प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो आपको किस में किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, ये जो उपभोक्ता व्यवहार है, ठीक है ना, इसका अध्ययन किस में किया जाता है यह आपको कमेंट करके क्या करना है कि आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, उसके बाद कह रहा है आपको ऑप्शन बी आय विश्लेषण में, उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है ना वो आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और एक चीज याद रखिएगा कि उपभोक्ता जो है आखिरकार है कौन, तक कहेंगे उपभोक्ता जो है बाजार का सबसे क्या है कि आपको महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है ना। तो उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए क्या होता है साथियों कि आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो आपको 15 मार्च को क्या होता है कि आपको मनाए जाते हैं। और अगर हम पूछेंगे कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है वो आपको कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 24 दिसंबर को। कितने को? 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो कहेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और इसके उद्देश्य जो होते हैं क्या होते हैं, तो इसका उद्देश्य होता है उपभोक्ता को उसके अधिकार के प्रति क्या करना है कि आपको जागृत करना, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको बढ़िया से देख लेना, और ये सब आपके एग्जाम में जो होते हैं पूछे जा सकते हैं। और इसमें पूछेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो आप क्या कहोगे 15 मार्च को। तो 2 का जो सही आंसर है वो आपको ए हो जाएंगे। चलिए 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपयोगिता का क्रम वाचक सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो साथियों, उपयोगिता का जो क्रमवाचक सिद्धांत जो दिया था वो आपको कौन दिया था, तो यह आपको हिक्स एवं एलर ने कौन दिया था, हिक्स एवं एलर ने। और इसी में पूछेंगे कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत, याद रखिएगा क्या पूछेंगे, उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत कौन दिया था। तो साथियों, मतलब ये जो उपयोगिता है इसका जो गणनावाचक सिद्धांत दिया था वो आपको मार्शल साहब ने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना, जो आपको अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधित जो परिभाषा है उनसे जुड़े हुए हैं। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक जो है वो आपको कौन है। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसके जो प्रतिपादक थे वो आपको कौन थे, तो आपको गोसेन थे। कौन थे? गोसेन। और ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है यह गोसेन के प्रथम नियम को जो है वो आपको कहा जाता है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ये जो सीमांत उपयोगिता नियम है इसका अन्य नाम क्या है, तो हम क्या कहेंगे गोसेन का जो है वो आपको प्रथम नियम, ये भी पूछे जाते हैं। तो सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ये है वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और गोसेन जो था वह कहाँ का शास्त्री था, तो याद रखिएगा कि यह आपको ऑस्ट्रिया का क्या था कि आपको अशास्त्री था। एडम स्मिथ इनको जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, और इनकी एक पुस्तक है उसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, और वह पुस्तक है साथियों वेल्थ
ऑफ नेशंस। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बताइए कि वेल्थ ऑफ नेशंस जो है किसने लिखा था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको एडम स्मिथ। तो 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 5 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को जो है वो आपको क्या किया जा सकता है। तो देखिए कह रहा है कि मुद्रा में क्या है कि आपको मापा जा सकता है, क्या है जा सकता है, तो यह कथन क्या है कि आपको राइट है। आगे कह रहा है कि मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, तो यह क्या है, गलत है, क्योंकि आप ऊपर पढ़े हैं कि मुद्रा में इसको क्या है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। उसके बाद है संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में एक चीज याद रखना है कि ये जो उपयोगिता है, इस उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, देखिए मुद्रा में भी माप सकते हैं, साथ साथ इसको क्या है कि संख्यात्मक रूप में भी जो है क्या है कि आपको माप सकते हैं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में, ठीक है ना। और आप लोगों को मतलब किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करें, क्योंकि ये आपको ऑफलाइन बैच में जो क्लास हुई, मतलब ऑफलाइन जो क्लास हुई थी, ठीक है ना, उसमें क्या था कि आपको टेस्ट हुई थी, उसी का क्या है कि आपको ये सारे क्वेश्चन थे, इसलिए हम इस पर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं 6 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि तटस्थता वक्र जो है, ठीक है ना, क्या है तटस्थता वक्र, या इसी को कहते हैं उदासीनता वक्र। इसका जो झुकाव होता है वो कैसे होता है, तो कह रहा है कीमत अनुपात में, घटता हुआ, घटक प्रतिस्थापन, सीमांत उपयोगिता। तो साथियों ये जो आपको उदासीनता वक्र है, ठीक है ना, उसका जो झुकाव होता है ना वो आपको घटता हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये जो आईसी कर्व है, क्या है आईसी कर्व है, इसके बारे में जो है हम काफी लॉन्ग से पढ़ाए भी हुए हैं। चलिए अब चलते हैं 7 में, क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका जो है वो आपको अध्ययन किया जाता है। देखिए व्यष्टि में पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें साथियों क्या होता है कि व्यक्तिगत इकाई का जो होता है वो आपको अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको समग्र आर्थिक क्रिया, इसके अलावा आपको जो राष्ट्रीय आय है, इस सब का जो अध्ययन किया जाता है वो आपको किस में जानते हैं, तो वह आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो होता है इसका क्या होता है कि आपको अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे चीज जो है साथियों आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 8 में क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए व्यष्टि में क्या होता है कि आपको छोटे छोटे चर, उपभोक्ता के व्यवहार, ठीक है ना, किसी व्यक्तिगत फर्म, इस सब का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो आपको समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको राष्ट्रीय है, उसके बाद कह रहा है आपको पूर्ण रोजगार, उसके बाद है आपको कुल उत्पादकता, ठीक है ना, इसके बाद है उपयुक्त सभी। तो साथियों ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें जो है आपको कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, ठीक है ना, इसके अलावा आपको राष्ट्रीय आय, इस सब का जो है अध्ययन किया जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से याद होनी चाहिए। और एक चीज और याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स में और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बांटा था वो आपको नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने बांटा था। तो ऐसे चीज सब आपको याद होनी चाहिए। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 9 में क्या कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूछा जा रहा है, यानी कहने का मतलब हो गया क्या जानते हैं कि जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी शाखा पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है वस्तु कीमत निर्धारण, बिल्कुल क्या है कि आपको सही है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं कि वस्तु कीमत का भी निर्धारण पढ़ते हैं, साधन कीमत निर्धारण भी पढ़ते हैं, आर्थिक कल्याण भी पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है और इसमें से कई सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छपेंगे, इसीलिए आप इसे बढ़िया से क्या करोगे मतलब देख लेना आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए 10 नंबर कह रहा है कि उत्पादन यानी कि जो प्रोडक्शन है इसके कौन से जो है एजेंट है, ये क्या है कि कौन से एजेंट है यह पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है भूमि, श्रम, पूंजी, उपयुक्त में से सभी। तो साथियों ये सभी जो है ना याद रखिएगा कि ये सभी के सभी जो है क्या एजेंट है, तो आपको यानी कि जो उत्पादन है उसके क्या है कि आपको एजेंट है। इसके अलावा और भी चीज याद रख सकते हैं, जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, श्रम के अलावा पूंजी हो गया, पूंजी के अलावा साथियों एक चीज याद रखिएगा कि जो संगठन है क्या है, संगठन है यानी कि व्यवस्थापक, उसके बाद जो हो जाएगा आपको उद्यमी, क्या है उद्यमी। ये सभी जो है
आपको उत्पादन के क्या है कि आपको साधन है। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 10 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी है। तो देखिए, तो अर्थशास्त्र में हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि उपयुक्त में से सभी, या ए और सी दोनों, या बी और डी दोनों, ठीक है ना। ऐसा करके जो आपको ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल सही हो रहा है। तो आप इसे बढ़िया से देखते चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 11 में। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि माइक्रोज जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है ना, क्या जानते हैं, छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोज, ठीक है ना, यह जो है आपको ग्रीक भाषा का क्या है कि आपको एक शब्द है, याद रखिएगा। और ग्रीक भाषा में जो आपको माइक्रोज है उसका मतलब जो होता है क्या होता है, तो आपको सूक्ष्म होता है। क्या होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। तो इसी माइक्रोज से जो बना है वो आपको माइक्रो बना है। क्या बना है, माइक्रो बना है। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो आपको सूक्ष्म या छोटा होता है। तो सबसे पहले ये जो आपको अर्थशास्त्र है इसको माइक्रो और माइक्रोज में जो बांट, सॉरी क्या कहते हैं कि आपको मतलब कि माइक्रो और आपको मैक्रो में जो बांटने का काम किया था वो आपको कौन किया था, तो रैगनर फ्रिश, जो कि कहाँ के शास्त्री थे, तो वो आपको नॉर्वे को। और एक चीज और याद रखिएगा कि रैगनर फ्रिश पहले अर्थशास्त्री थे जिन्हें क्या था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है संयुक्त रूप से 1969 में क्या हुआ था कि आपको मिला था। और याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है आपको नोबेल प्राइज वो आपको 1969 से ही क्या होते हैं कि आपको दिए जाते हैं। तो ये जो 11 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 12 में क्या करा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं दिखते होंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ये आपको लॉन्ग है, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं। उम्मीद है कि सारे लोगों को अब दिख रहे होंगे। देखिए क्या करा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में, ठीक है ना, और शास्त्र के दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि को निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया था, ठीक है ना। बोलबेल के जो है यह आपको स्कीम हम बता चुके हैं, ठीक है ना, कि ये जो रैगनर फ्रिश है उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था जानते हैं कि आपको अर्थशास्त्र को जो है आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र और आपको क्या है कि ये जो देख रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र उसमें बांटा था। और याद रखिएगा ये नॉर्वे के क्या थे, अर्थशास्त्री थे। तो 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 13 में कह रहा है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो साथियों अर्थशास्त्र को धन का जो विज्ञान बताया था वो आपको एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर पूछेंगे कि बताइए कि अर्थशास्त्र जो है वो चयन का विज्ञान है, कौन बताया था। तो देखिए अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान जो है वो आपको बताने वाला था रॉबिन्स। और अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का क्या है कि आपको विषय है, ऐसा जो बताए थे वो कौन बताए थे, तो वह आपको मार्शल बताए थे। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से देख लेना और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 14 में, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। 14 में क्या कह रहा है कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार जो है किसने दिया था। यानी कह रहा है कि जो आपको सीमित साधन है, ठीक है ना, इसके अलावा जो असीमित आवश्यकता है उसका विचार जो दिए थे, कौन दिए थे, तो साथियों उसका विचार जो दिए थे वो आपको रॉबिन्स ने, ठीक है ना। और देखिए हमारे पास क्या है कि साधन जो होते हैं सीमित होते हैं और हमारी आवश्यकता असीमित होती है, इसीलिए क्या होता है कि चयन की समस्या जो होती है उत्पन्न होती है। और चयन की समस्या से जो जुड़े हुए अर्थशास्त्री है वो कौन है, तो आपको रॉबिन्स है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है सी, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसका आंसर जो है आप लोगों को नहीं दिखता होगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते। देखिए क्या कह रहा है समझिए साथियों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मतलब कि अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री में इसको शामिल किया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी क्रियाएं, बिल्कुल सही है। सीमित साधनों से जुड़ी क्या आर्थिक क्रियाएं, बिल्कुल सही है। कह रहा है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में, क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक जो है वो आपको कौन थे, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए ये जो थे आपको एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ जो थे वो आपको स्कॉटिश क्या थे कि आपको अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। और इन्होंने 1776 में इनकी जो एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, वो क्या हुआ था कि आपको प्रकाशित हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो देख रहे हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, यह आपको कौन लिखा है, तो क्या कहिएगा, तो ये आपको एडम स्मिथ लिखा है। दूसरी बात ये जो जेबी से है, मतलब जेबी से है, यह बाजार के नियम से क्या है संबंधित है। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए अब यहाँ से एक जो है आपको क्या है कि परिभाषा जो है वो आपको जुड़ी हुई है, इस पे आपको क्या कहना है कि अपना आंसर जो है वो आपको देना है। देखिए क्या कह रहा है,
अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी जो परिभाषा है इसके जन्मदाता कौन थे? तो देखिए, अर्थशास्त्र के जो कल्याण संबंधी परिभाषा है इसके जो जनक थे साथियों वो आपको कौन थे? तो यह आपको मार्शल थे। कौन थे? मार्शल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो अर्थशास्त्र के जितनी भी परिभाषाएं हैं, ठीक है ना, किस अर्थशास्त्री ने दिए थे, इसको आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत देखते चलेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब चलते हैं 18 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले जो है कौन है? देखिए ऑप्शन एक कह रहा है मार्शल, उसके बाद है आपको बोल्डिंग, केंज, रैगनर। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको रैगनर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको राइट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि किसने कहा, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि हो सकता है आपको न दिख रहा हो। चलिए अब दिख रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। तो देखिए, तो ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति थे वो आपको कौन थे? फ्रेडमैन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर है। मतलब कि ये जो फ्रेडमैन है उसने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान, ठीक है ना, तो कभी आदर्श विज्ञान क्या किया था कि आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस आधार पर, मतलब किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा जो है वो आपको खड़ा है? मतलब कि किस आधार पर आर्थिक समस्याओं का क्या करा है कि आपको जो ढांचा है वो आपको खड़ा है। यही प्रश्न आपसे क्या है पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है कह रहा है असीमित आवश्यकता है, सीमित साधन, बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है कि आपको कम है। क्या है? कम है। और हमारी जो इच्छाएं हैं, वांट्स, वो क्या है कि आपको अधिक है। इसीलिए क्या होता है कि आपको जो आर्थिक समस्या है वो आपको उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्पन्न होती है। और मनुष्य की जो इच्छाएं होती है उसमें क्या होता है कि आपको हमेशा आपको तीव्रता रहती है, इस वजह से आर्थिक समस्या जो होती है वो आपको आती है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 21 में, क्या निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो आपको क्या होती है कि आपको अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है ना। उसके बाद है साधन जो होते हैं वो आपको सीमित होते हैं। दुर्लभता की समस्या चयन को क्या करती है कि आपको जन्म देती है। इनमें से कह रहा है सभी। तो सही बात है कि मनुष्य की जो आवश्यकता है बाबू वो क्या होता है? अनंत होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। उसके बाद है साधन, तो यह आपको अनंत नहीं होती है। साधन क्या होती है? सीमित होती है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। तो यह कथन जो है आपको बिल्कुल क्या है कि सही है। क्या है? सही है। क्योंकि देखिए हमारे पास जो है आपको क्या होता है, संसाधन कम होते हैं, ठीक है ना, और हमारे पास क्या होता है कि आपको आवश्यकताएं बहुत अधिक होती है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि हमें चयन मतलब करना पड़ता है कि हम पहले किसे प्राथमिकता दें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि 21 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि साधन की प्रमुख विशेषताएं जो है वो आपको कौन सी है? ऑप्शन ए जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि पहले बात करते हैं। तो देखिए साथियों, देखिए कि ऑप्शन ए जो है इसका क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में क्या है कि आपको सीमित है। क्या है? सीमित है। सही बात है कि ये जो देख रहे हैं साधन वो क्या है, आवश्यकता की तुलना में सीमित है। इनका वैकल्पिक प्रयोग जो है वो आपको संभव है। उसके बाद सी कह रहा है क्या कि आपको ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? कह रहा है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, उसके बाद है आर्थिक विकास, उसके बाद है उपयुक्त सभी। तो साथियों अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है ना यह आपको सभी है, यानी कि साधनों का आवंटन किस प्रकार से है, साधनों का कैसे अधिक से अधिक कुशल प्रयोग किया जाए, आर्थिक विकास कैसे किया जाए। तो ये सभी के सभी जो है वो आपको क्या है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक भी क्या करेंगे, जरूर देंगे। देखिए और 4 महीना ही बोर्ड एग्जाम का जो है वो आपको बचा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि लास्ट में जब मार्च के लास्ट में जब आपकी रिजल्ट आएगी या मिड मार्च में जब आपकी रिजल्ट आएगी तो उस समय इसकी जो खुशी होगी ना मेहनत की वो आपको कई गुना ज्यादा मिलेगी। इसलिए साथियों अभी से जो है आप मेहनत कीजिए बेहतर तरीके से। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है वो आपको क्या है। तो साथियों अर्थव्यवस्था की कई सारी जो है वो आपको क्या है कि आपको समस्या है। क्या है? समस्या है। जैसे देखिए कि सबसे पहले जो है वो आपको कि क्या उत्पादन हो, क्या हो,
क्या उत्पादन हो, मतलब उत्पादन जो है हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, ठीक है ना। दूसरी बात है आपको कि उत्पादन में कौन से चीजों का प्रयोग करें, कैसे उत्पादन करें, श्रम के द्वारा करें या तकनीक के द्वारा करें, उपभोक्ता वस्तु का निर्माण करें या मतलब विलासिता की वस्तु का क्या करें कि आपको निर्माण करें, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, ठीक है ना। तो ये सभी जो है अर्थव्यवस्था के क्या है कि आपको केंद्रीय समस्या है। तो ये जो देख रहे हैं 24 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, तो आपको डी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 25 में, क्या कह रहा है सुनिए। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप इसे बढ़िया से क्या करेंगे, देख लेंगे साथियों, ठीक है ना। देखिए आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, जहां भी दिक्कत हो आप हमें बताएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। तो साथियों ये जो देख रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का क्या होता है, सहअस्तित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है वो आपको क्या होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो होता है वो आपको स्वामित्व होता है। और ये जो मिश्रित देख रहे हैं तो इसमें निजी प्लस सार्वजनिक दोनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 26 में, क्या कह रहा है सुनिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा जो है स्पष्ट जो है आपको दिख सके, ठीक है ना, कटा हुआ नहीं दिखे। चलिए देखिए आप यहाँ पे आइए, कह रहा है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का जो है वो आपको क्या है कि आपको विज्ञान है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है ए मार्शल, उसके बाद है सेमुलसन, उसके बाद है जेएस मिल, उसके बाद है आपको एडम स्मिथ। तो देखिए तो ये जो अर्थशास्त्र देख रहे हैं, ठीक है ना, यह आपको क्या है कि मानव कल्याण का जो विज्ञान है वो आपको किसके अनुसार है जानते हैं, तो वह आपको यानी कि मार्शल के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है साथियों वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए तो इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है ना। जब तक थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, ठीक ना। देखिए जब तक आप उसे, उम्मीद है समझ में आपको आ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका वो क्या है कि आपको राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन जो है नहीं है। तो देखिए तो उत्पत्ति का साधन सबसे पहले है क्या, तो आपको भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी उत्पत्ति के क्या है कि आपको साधन है, क्या है, साधन है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्रा देख रहे हैं यह उत्पत्ति का साधन जो है वो आपको नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उम्मीद है समझ गए होइएगा सारी चीजों को। चलिए अब चलते हैं 28 में, क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन जो है वो आपको किया जाता है। देखिए कह रहा है व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इनमें से सभी। तो देखिए तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसमें क्या होता है कि इनमें से सभी चीजों का जो होता है साथियों वो आपको अध्ययन जो है वो आपको किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं 29 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन तीन शाखाओं के अंतर्गत जो है वो आपको किया जाता है। मतलब कि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन, ठीक है ना, कहा जा रहा है कि किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए तो अर्थशास्त्र की जो शाखा का अध्ययन है ना वो आपको व्यष्टि में भी होता है और आपको समष्टि में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप जरूर बताएंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, क्या कर रहा है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं 30 में। देखिए प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ चीज कटे फटे हैं, इसे भी देख लेते हैं। आइए अब दिख रहे होंगे, अभी भी नहीं दिख रहे हैं। चलिए तो इसको थोड़ा सा और जो है छोटा कर देते हैं। देखिए अब तो शायद दिख रहे हैं, हाँ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है ना, या निम्न अर्थशास्त्र में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है जेबी से, मार्शल पीगू कैनन। तो देखिए तो ये तीनों जो देख रहे हैं ना, मार्शल पीगू कैनन, यह जो है आपको कल्याणवादी विचारधारा से, जबकि आपको ये जो देख रहे हैं जेबी से, ठीक है ना, यह जो है अर्थशास्त्र के धन के विज्ञान संबंधित परिभाषा से क्या है कि आपको संबंधित है, ठीक है ना। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ये जो है एडम स्मिथ के विचारधारा वाला जो आपको विचारधारा है उनसे संबंधित है। चलिए 31 में, मेरा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य जो होता है वो आपको क्या होता है, यानी कि समाजवादी
अर्थव्यवस्था जो है उसका क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो अभी बताए थे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है वो क्या होता है, तो आपको अधिकतम जो लोक कल्याण होता है उसके लिए क्या होता है कि आपको कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो वही आपका प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है इसका मूल उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन क्या रहा है ए में, अत्यधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना, अधिकतम लोक कल्याण। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है वो क्या हो जाएंगे, तो आपको राइट हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 32 में, क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के कीमत तत्व के आधार पर जो है निर्णय लिए जाते हैं। तो साथियों, कीमत तंत्र के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो आपको किस में जानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, तो आर्थिक नियोजन के आधार पर जो होते हैं वो आपको निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सभी चीज आपको देख लेना। और इधर जो देख रहे हैं मिश्रित, तो इसमें कीमत तंत्र और आपको क्या होता है, आर्थिक नियोजन, दोनों को जो होता है महत्व दिया जाता है। तो 32 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएंगे, पूंजीवादी। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है कैसे गिरता है। तो साथियों, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है वो आपको कैसे गिरता है, तो बताए थे कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र है साथियों, इसका जो ढाल गिरता है वो आपको कैसे गिरा है। तो देखिए, तो ऊपर से नीचे क्या है, ऊपर से नीचे, और बाएं से क्या गिर रहा है कि आपको दाएं गिर रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो बिहार बोर्ड है वह इसका जो राइट आंसर देता है ना, वो आपको ऊपर से नीचे, इसीलिए आपका जो सही आंसर मानना है ऊपर से नीचे, ठीक है ना। हालांकि हम कहेंगे बाएं से दाएं, ठीक है ना, क्या कहेंगे, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर जो है वो आपको गिरती है। तो ये भी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो आपका आंसर दे रहा है आपको उसको लेकर चलना है। तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 34 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र एक क्या है। तो देखिए, तो उत्पादन संभावना वक्र जो होते हैं, ठीक है ना, वो आपको अक्ष की ओर जो होते हैं वो आपको नतोदर होती है। क्या होती है, नतोदर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसे आपको देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न वो क्या कर रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो मेरा जो अगला प्रश्न है साथियों वो क्या कर रहा है, आप लोग देखिए, और इसका आंसर देने का जो है आप स्वयं से प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है सुनिए, कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो देखिए, तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला जो इसमें वक्र है वो कौन है। तो देखिए, कह रहा है उत्पादन वक्र, ठीक है ना, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उसके बाद है आपको उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको उत्पादन संभावना वक्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल जो है वो आपको सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 36 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था जो होती है वो आपको कितने तरह की होती है। तो देखिए, कह रहा है कि आपको केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसको आप लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद है बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में है, कहाँ है, भारत में। तो इसको आपको याद रखना है। अमेरिका में जो है वो आपको कैसी अर्थव्यवस्था है, तो कहेंगे आपको बाजारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको अभी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो आपको चीन, क्यूबा, ठीक है ना, इसके अलावा आपको उत्तर कोरिया, तो ये सब देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक वाइज आपको जो है सारी चीज बताए जाएंगे। देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, कह रहा है कि उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि से बिल्कुल सही है। कि ये जो उपयोगिता है इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको आवश्यकता के संतुष्टि शक्ति से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट है। अब कह रहा है कि उपयोगिता इच्छा की तीव्रता फलन है, बिल्कुल सही है। कि ये जो उपयोगिता है वो क्या है, तो आपको इच्छा की तीव्रता फलन है। क्योंकि मनुष्य की जो उपयोगिता होती है उसमें क्या होती है कि आपको काफी ज्यादा उसके उपयोगिता क्या कहते हैं उसको, कि जो उसकी मांग होती है उस मांग में जो होती है काफी ज्यादा जो होता है वो आपको तीव्रता होती है, उसकी इच्छा में काफी ज्यादा तीव्रता होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को क्या कहती है, जन्म देती है। तो ये सभी कथन सही है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर डी, या आप जो देख रहे हैं 37, उसका यह जो है राइट आंसर है। चलिए 38 में क्या करा है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत जो है वो आपको कौन दिया था। तो साथियों, उपयोगिता का जो गणनावाचक सिद्धांत है वो आपको मार्शल दिया था। कौन दिया था, मार्शल दिया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। ये मार्शल है, इसने दिया था। जबकि आपको हिक्स और एलन जो था वह उपयोगिता का क्या हुआ था कि क्रमवाचक सिद्धांत दिया था। तो आपको सारे चीज याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल जो है वो आपको राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं 39 में। देखिए क्या कह रहे हैं, गोसेन का प्रथम नियम जो है निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, तो गोसेन का जो प्रथम नियम है ना साथियों, वह है आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या है, ह्रास नियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
उसके बाद है सम सीमांत उपयोगिता नियम, यह क्वेश्चन का जो है वो आपको दूसरा नियम है। तो इस सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 39 का राइट आंसर वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है बी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसे बढ़िया से देख लोगे, जहां भी दिक्कत हो कमेंट करके आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है। उम्मीद है कि सारे लोगों को दिख रहे होंगे। देखिए क्या करा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपको क्या है कि आपको सही है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए करा है कि जब तक सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल जो है आपको यूटिलिटी क्या होती है कि आपको धनात्मक रहती है, तब कुल उपयोगिता बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। क्या है, तब कुल उपयोगिता बढ़ेगी जब आपको सीमांत उपयोगिता क्या रहेगी, तो आपको धनात्मक रहेगी। तो यहाँ से इस थ्योरी को आपको याद रखना है। उसके बाद करा है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता जो है वो आपको घटने लगती है। तो ये भी कथन आपको बिल्कुल सही है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 41 में कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता जो होती है वो आपको क्या होती है। देखिए क्या कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो, मतलब टीयू जो हो आपको क्या हो, अधिकतम हो, टोटल यूटिलिटी, तब पूछा जा रहा है यहाँ पर सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो आपको क्या होगी। तो देखिए, तो जब कुल उपयोगिता क्या होती है कि आपको अधिकतम होती है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता जो होती है वो आपको शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मतलब कि सीमांत उपयोगिता जब शून्य होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगा कि आपको अधिकतम होगा। तो इसको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं 42 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे, यानी कि सम सीमांत उपयोगिता के, ठीक है ना। तो अभी बताए थे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है गोसन का दूसरा नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं आपको 43 में। क्या कर रहा है, कह रहा है कि उदासीनता वक्र जो है वो आपको क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो उदासीनता वक्र है ना, ये आपको मूल बिंदु की ओर क्या होती है, तो आपको उन्नतोदर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। और उदासीनता वक्र मतलब कि आपको जो आईसी उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसे देख लेना है। आईसी को तटस्थता वक्र भी जो होता है वो आपको बोला जाता है। तो 43 का सही आंसर ए हो जाएंगे। देख लीजिएगा ये सारा जो है हम लोग क्या किए हैं कि आपको टॉपिक का चर्चा जो है किए हैं। देखिए और इस समय एक एक टॉपिक जो है उसके एक एक क्लास हो सकते हैं, तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर उसका जो है चर्चा करना संभव नहीं है। देखिए कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे। तो देखिए तो ये जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, ठीक है ना, इस सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के जो मूल प्रतिपादक थे वह आपको कौन थे, तो वे आपको गोसेन थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं 45 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि उदासीनता वक्र जो है वो आपको होती है कैसे। तो देखिए कह रहा है कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो है वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वो क्या कह रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं 46 में। देखिए कह रहा है कि उपयोगिता की माप की जा सकती कैसे। तो देखिए तो उपयोगिता की जो माप होती है ना साथियों, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को सारा चीज जो है वो आपको दिख सके अच्छे से। देखिए यहाँ उम्मीद है कि अब दिख रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि जो यूटिलिटी है उसकी माप कैसे की जाती है। तो कह रहा है कि मुद्रा के द्वारा, ठीक है ना, वस्तुओं के विनिमय द्वारा, वस्तु के वजन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुद्रा के द्वारा। किसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्या कह रहा है, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है क्या। तो देखिए तो ये जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है, ठीक है ना, वह जो है आपको क्या है जानते हैं, तो वह आपको प्रतिस्थापन का भी नियम इसको जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है यह गोसन का दूसरा नियम है और इसी का अन्य नाम जो है प्रतिस्थापन का क्या है कि आपको नियम है। चलिए 48 में कह रहा है कि तटस्था वक्र का जो झुकाव होता है, ठीक है ना, वो आपको कैसे होता है। तो साथियों ये जो तटस्था वक्र देख रहे हैं इसका जो झुकाव होता है ना वो आपको कैसे होता है। तो देखिए कह रहा है कि दाएं से बाएं, क्या है, दाएं से बाएं। उसके बाद कह रहा है कि आपको बाएं से दाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये हो गया, ठीक है ना, क्या है इस प्रकार से हो गया। और ये जो तटस्था वक्र है इसका जो आपको झुकाव होता है, क्या होता है, झुकाव होता है, वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। इसका मतलब है कि आपको बाएं से क्या हो जाएगा कि आपको दाएं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको देख लेना है। चलिए 49 में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए तो किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने की क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं आपको उपयोगिता। क्या कहते हैं, उपयोगिता। याद रखिएगा कि किसी वस्तु में अगर मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है तो वो क्या कहलाती है,
तो वो आपको उपयोगिता कहलाती है। चलिए अब हम चलते हैं 50 में, क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक वस्तु की इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को जो है वो आपको क्या कहते हैं। ये देखिए, तो एक वस्तु की इकाइयों से प्राप्त होने वाली जो आपको उपयोगिता है, क्या है उपयोगिता है साथियों, उसको ना हम लोग कहते हैं, क्या जानते हैं, तो आपको कुल उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर है। तो साथियों आज हम लोग क्या किया कि 1 से लेके 50 तक के जो भी प्रश्न थे सारे का हम लोग क्या किया है एनालिसिस किया, ठीक है ना। और आप लोगों को कैसा लगा एनालिसिस, आप लोग जो है अपना फीडबैक जरूर देंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्राप्त कर मतलब इस क्वेश्चन को प्राप्त करना है तो आप लोग क्या करेंगे कि हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे उसके बाद क्या है कि आपको जो है इसका पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे। तो चलिए साथियों आज की सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।